हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग अभी राजनीति शास्त्र या संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हो रहा है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था भारतीय संविधान के स्वरूप। ऑब्जेक्टिव में तो काफ़ी क्वेश्चंस आते ही हैं, इनमें मेंस में जब जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के स्वरूप का निरूपण करें या भारतीय संघवाद को स्पष्ट करें। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर सेम होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि भारतीय संघवाद की मूल पहचान यह है कि भारत का जो शासन है या भारतीय संघवाद जो है यह न तो पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था का अनुसरण करता है और न ही पूर्णतः एकात्मक व्यवस्था का अनुसरण करता है, बल्कि यह दोनों का समन्वय है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट बैलेंस और बेस्ट कोऑर्डिनेशन between the federal system and unitary system. In fact, this is the mixture of federal and unitary system. क्योंकि भारत के संविधान में संघात्मक लक्षण तो मौजूद हैं ही और एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जितने भी संघात्मक लक्षण, मुख्य संघात्मक लक्षण होते हैं, सभी भारत के संविधान में मौजूद हैं। जैसे 2 स्तर की सरकारों का होना, संविधान का सर्वोच्च होना, न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना, और सबसे बड़ी विशेषता कि केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होना। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सभी के सभी संघात्मक प्रणाली के कैरेक्टर्स हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स बहुत सारे हैं या सारे मेजर फेडरल फीचर्स। इनके अलावे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनदर फीचर्स पर ध्यान देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं, यूनिटरी फीचर्स भी मौजूद हैं या जिनको नॉन फेडरल फीचर्स कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संघात्मक लक्षण की चर्चा की थी, आज एकात्मक या गैर संघात्मक लक्षण की चर्चा करेंगे। और देखिए कि भारत के संविधान में जो मुख्य गैर संघात्मक या नॉन फेडरल अथवा एकात्मक लक्षण हैं उनको इन बिंदुओं में देखें, जिनमें सबसे पहला है मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अवश्य कर दिया गया है 3 सूचियों के तहत, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के तहत। लेकिन जब गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची में केवल 66 सब्जेक्ट हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और समवर्ती सूची पर जब कानून बनाते वक्त अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार की ही बात मान्य होगी, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में अनडाउटेडली संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा अवश्य किया गया है, लेकिन इसका झुकाव केंद्र की ओर है और भारत में राज्य की तुलना में केंद्र कई मायने में काफी शक्तिशाली है। यह एकात्मक लक्षण है। एकात्मक का मतलब होता है जहां शासन की समस्त शक्ति, समस्त सत्ता एक ही आत्मा में निहित हो और यह आत्मा केंद्र होती है। तो चूंकि पूर्ण एकात्मक तो है नहीं, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक है, तो एकात्मक लक्षण यहाँ दिखाई देंगे। तो केंद्र का अधिक मजबूत होना एकात्मक लक्षण को सूचित करता है। दूसरा लक्षण आप देखें, एकल संविधान और एकल नागरिकता, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। समझना है
कि जहाँ एकात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ एकल संविधान और एकल नागरिकता। एकल संविधान का मतलब केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। एकल नागरिकता अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की एक, मैंने पूरे देश की एक ही नागरिकता होती है। और जहाँ विशुद्ध संघात्मक लक्षण होता है, विशुद्ध प्योर, वहाँ दोहरा संविधान होता है और दोहरी नागरिकता होती है। तो दोहरा संविधान, ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यूअल सिटीजनशिप फेडरल फीचर होता है, संघात्मक लक्षण होता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में संघात्मक शासन प्रणाली, विशुद्ध रूप से संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश अमेरिका है। तो अमेरिका में दोहरा संविधान है, केंद्र का अपना अलग संविधान, राज्य का अपना अलग संविधान। वहाँ दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग नागरिकता होती है देश की, और राज्य की अलग। जैसे अमेरिका में अमेरिका के निवासी को अमेरिका सरकार, केंद्र सरकार की तो नागरिकता, संघीय सरकार की तो नागरिकता है ही। अगर कोई फ्लोरिडा स्टेट का निवासी है तो फ्लोरिडा की भी नागरिकता है। तो जहाँ संघात्मक लक्षण होता है वहाँ दोहरी नागरिकता, केंद्र और राज्य दोनों की, और दोहरा संविधान, केंद्र का अपना अलग, राज्य का अपना अलग। और एकात्मक लक्षण होता है कि एकहरा संविधान और एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत में एकल संविधान है, यहाँ केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं है, एक ही जगह लिखा गया है। और यहाँ एकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, केवल सेंट्रल का, संघ सरकार का, देश की नागरिकता होती है भारत में, राज्यों की नहीं। तो ये दोनों फीचर जो है, सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप, ये यूनिटरी फीचर है। अगला फीचर आप देखें, एकीकृत न्यायपालिका। देखिए इनफैक्ट होता क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब होता है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका, इसका अर्थ ये है कि केवल न्यायिक सुविधा के लिए न्यायालय के विभिन्न स्तर हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्नस्थ न्यायालय। लेकिन सभी न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी पर अंतिम नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय का है। तो सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्षस्थ न्यायालय है और सभी इसके नियंत्रण में है। तो सभी न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरे देश में एक ही कानून की किताब चलती है। लेकिन जब विशुद्ध संघात्मक प्रणाली में चले जाएं तो वहाँ एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान नहीं होता है। स्टेट की अपनी अलग न्यायपालिका होती है, सेंट्रल की अलग न्यायपालिका होती है, और दोनों एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, जैसा कि अमेरिका में है। और भारत में यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। न्यायिक सुविधा के लिए न्यायालय के विभिन्न स्तर अवश्य हैं, लेकिन सभी पर अंतिम नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय का है और सभी न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरे देश में एक ही कानून की किताब चलती है, एक ही न्यायिक प्रक्रिया द्वारा न्यायिक कार्यवाहियों का संचालन होता है। इसलिए भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इज फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम। इसके बाद आगे देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में लोक सेवा 3 तरह के हैं, प्रांतीय सेवा, नियुक्ति प्रांत की सरकार द्वारा और सेवा प्रांत सूची के विषय पर प्रांत में, केंद्रीय सेवा सेंट्रल सर्विस, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा और सेवा केंद्र सूची के विषय पर केंद्र में, और अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में नियुक्ति होती है केंद्र के द्वारा और ये राज्य सूची के विषय पर भी प्रशासन और राज्य में प्रशासन चलाते हैं। तो केंद्र सरकार अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा राज्य के प्रशासन में पूरी तरह हस्तक्षेप करता है और यह केंद्र द्वारा स्थापित शक्तिशाली सेवा है, केंद्र द्वारा नियंत्रित शक्तिशाली सेवा है। और केंद्र इस सेवा में केंद्र ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इस सेवा के मायने में। इस सेवा के अधिकारी की नियुक्ति, उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई,
नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन, निर्माण या समाप्ति का सब अधिकार केंद्र के पास है। तो अखिल भारतीय सेवा भी, ऑल इंडिया सर्विसेज भी भारत में एकात्मक लक्षण को स्पष्ट करते हैं। और वर्तमान में भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और भारतीय वन सेवा IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिलहाल इंडिया में ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। और इन तीनों के और या ऑल इंडिया सर्विस का जो नेचर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी फीचर प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, संशोधन की प्रणाली, अमेंडमेंट प्रोसेस। हम सभी पढ़ते हैं कि हमारे भारत में संशोधन के मायने में राज्य को नगण्य अधिकार है या नहीं के बराबर अधिकार है। हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन की प्रणाली का उल्लेख, संविधान में कोई भी परिवर्तन संशोधन कहलाता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में संशोधन की 3 प्रणालियों का उल्लेख है। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, अर्थात ये केंद्र अकेले कर देगा, राज्य की कोई भागीदारी नहीं है। दूसरा, संसद के 2/3 बहुमत द्वारा, अर्थात इसमें भी केंद्र की कोई राज्य की कोई भागीदारी नहीं है। संसद मतलब केंद्र अकेले कर देगा। तो पहला और दूसरा जो प्रोसेस है बच्चे लोग संशोधन की, उनमें तो केंद्र को ही पूरा पावर है, राज्य को तो पूछा भी नहीं जाता। और तीसरी जो प्रणाली है, संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम भारत के आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति द्वारा। तो तीसरा प्रोसेस में जब संसद अपने 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो भारत के केवल आधे राज्य की अगर सहमति मिल जाए तो संशोधन, और राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो संशोधन अधिनियम बन जाता है। तो पहला और दूसरा प्रोसेस में तो राज्य को कोई अधिकार है ही नहीं, और तीसरा में भी अगर है तो बहुत कम अधिकार है। तो हम जानते हैं अगर कोई संविधान में ऐसा प्रावधान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बना रहा है तो निश्चित रूप से यह एकात्मक लक्षण या गैर संघात्मक लक्षण को स्पष्ट करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रणाली है, यह भी भारत के संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है, या भारत के शासन के एकात्मक लक्षण, यूनिटरी फीचर या नॉन फेडरल फीचर को क्लियर करता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। देखिए, ध्यान रखिएगा कि राज्य के शासन और प्रशासन दोनों पर केंद्र का लगाम होता है। शासन का सर्वोच्च राज्यपाल होता है और यह केंद्र के नियंत्रण में होता है, और प्रशासन में अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी सर्वोच्च होते हैं और यह केंद्र के नियंत्रण में होता है। तो अखिल भारतीय सेवा तो पढ़ ही लिए। अब राज्यपाल नियुक्ति करना है तो केंद्र करेगा, राष्ट्रपति करेगा, हटाना है तो राष्ट्रपति करेगा, ट्रांसफर करनी है तो राष्ट्रपति, यानी सब केंद्र के अधीन है। और शासन चलाते हैं राज्य का, शासन के सर्वोच्च है राज्य के और नियंत्रण में केंद्र के। तो राज्यपाल का जो पद है यह एकात्मक लक्षण को स्पष्ट करता है, और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र की सरकार राज्य सरकार के शासन में प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप करती है। तो यह एक प्रमुख एकात्मक लक्षण है। इसके बाद आप देखें आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। और इमरजेंसी प्रोविजंस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360 तक है, लेकिन इनमें 3 प्राइम है। आर्टिकल 352 जिसमें आपको राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात है। आर्टिकल 360 जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात कहते हैं। तो सामान्य काल में तो राज्य सरकार को अधिकार भी बहुत मायने में होता है, लेकिन जब देश में इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया तो सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और वह राज्य के हर मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।
तो सामान्य काल में भारत के शासन में संघात्मक लक्षण तो स्पष्ट हो दिखाई देते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी या आपातकाल लग गया तो यहाँ समझिए कि पूरा फीचर यूनिटरी वाला हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, क्योंकि राज्य के हर मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का पावर मिल जाता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी यूनिटरी फीचर को क्लियर करते हैं। इसके बाद एक और है अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअरी पावर्स। हम सभी जानते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ किसको कहते हैं। देखिए, कानून बनाने के वे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से कहीं नहीं हो, न सैन्य सूची में हो, न राज्य सूची में हो, न समवर्ती सूची में हो। अवशेष मन वैसे होता है बचा हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअरी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है, और उस पर लॉ फ्रेम करने का या डिसीजन लेने का पावर जो है बच्चा लोग या सेंट्रल गवर्नमेंट को है। हैंस रेसिडुअरी पावर्स भी कंप्लीटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी फीचर प्रदान करता है, नॉन फेडरल फीचर प्रदान करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बनाता है देन दैट ऑफ स्टेट। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के शासन में संघात्मक लक्षण तो हैं ही, जिनकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है। एकात्मक लक्षण भी है, जिनकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया। और ये सभी पॉइंट आपको मेंस डिटेल में भी जब यह पूछेगा कि भारत के शासन का स्वरूप लिखिए, तो एकात्मक कैसे, संघात्मक कैसे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नांकित में कौन लक्षण संघात्मक कौन एकात्मक, वो भी बन जाएगा। और भारत के संविधान के चूंकि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण हैं, और इसीलिए इसको एकात्मक तथा संघात्मक के बीच समन्वय भी कहते हैं। और चूंकि जब एकात्मक और संघात्मक दोनों में तुलना किया जाए तो एकात्मक लक्षण संघात्मक की तुलना में ज्यादा प्रबल है, इसीलिए इसको केंद्रीभूत संघ राज्य भी कहा जाता है। फेडरल इन्फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, आत्मा, इसका मतलब हुआ शरीर या बाहरी स्वरूप संघात्मक है, आंतरिक स्वरूप इसका एकात्मक है। और चूंकि एकात्मक और संघात्मक जब दोनों में तुलना किया जाता है तो संघात्मक लक्षण अधिक प्रबल होते हैं, केंद्र ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, जिसको केंद्रीभूत संघ राज्य भी कहते हैं। और कभी कभी यह सवाल ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं कि भारतीय संघवाद के स्वरूप के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म के फीचर के संबंध में किस विद्वान ने क्या कहा, ये काफी पूछे जाते हैं। तो वही थोड़ा एक बार ध्यान कर लेना है। क्वाजी फेडरल अर्ध संघीय जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, किसने कहा, तो केसी हुयर ने कहा। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। अ फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसी को कहते हैं केंद्रीभूत संघ राज्य, कि संघ राज्य है, संघात्मक लक्षण है, लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है, क्योंकि स्टेट के कंपैरिजन में या फेडरल फीचर्स के कंपैरिजन में हमारा सेंट्रल या यूनिटरी फीचर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी बात को सूचित करता है फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो आइवर जेनिंग्स ने कहा। तो कैसे भारत का संविधान संघात्मक है, संघात्मक के क्या क्या लक्षण है, कैसे भारत का संविधान एकात्मक है, एकात्मक के क्या क्या लक्षण है। मेंस रिटेन जब आपके समक्ष आता है कि भारत के संविधान के स्वरूप को लिखिए, तो संघात्मक और एकात्मक, और लास्ट में कंक्लूजन कि यह संघात्मक एकात्मक का मिश्रण है। और ऑब्जेक्टिव्स में काफी तार्किक सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नांकित में कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान को संघात्मक स्वरूप प्रदान करता है अथवा एकात्मक स्वरूप प्रदान करता है। तो जिस रूप में हम लोगों ने पढ़ा है, आपने अगर लेक्चर को गौर से सुन लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको पूरा राय याद हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी लेवल के सवाल चाहे किसी भी एग्जाम में आप जाएं आपसे बनेंगे, मेरा विश्वास है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और पुनः विद्यापीठ इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर तुरंत उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।